हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करते हैं आप सभी का ईबीएस के बेहतरीन सेशन में बेहतरीन प्रश्नों के साथ। तो आज हम यहाँ पर लगाएंगे प्रैक्टिस सेट। आपका रहेगा 15 प्रश्न, जो कि ईबीएस के बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्नों को यहाँ पर हमने लिया, जो आपके सीटेट एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का अपना पहला प्रश्न है। लाइव जुड़ चुके हैं आपसे, प्लीज़ आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स में, ताकि और लोग भी लाइव जुड़ जाएँ। क्वेश्चन फर्स्ट है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से वह कौन सा जानवर है जिसके अग्र दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। वे दांतों को बहुत अधिक लंबा ना होने देने के लिए वस्तुओं को कुतरते रहते हैं। ठीक है, आपके माइंड में तुरंत आंसर आ गया होगा कि क्या हो सकता है। चूहा हो सकता है, या फिर गिलहरी हो सकता है, छिपकली हो सकता है, कुत्ता हो सकता है, या फिर दीमक हो सकता है। तो यहाँ पर आंसर कौन सा हो जाएगा बताइएगा। तो जब भी ऐसा प्रश्न आए कि ऐसा कौन सा जानवर है जिसके अग्र दंत हमेशा बढ़ते रहते हैं, वे दांतों को और अधिक लंबा ना होने देने के लिए वस्तुओं को कुतरते रहते हैं, कि और अगर वस्तुओं को कुतरे नहीं तो उसके दांत क्या हो जाएंगे, ज़्यादा लंबे हो जाएंगे। तो यहाँ पर आंसर क्या जाएगा आपका, सी ऑप्शन जाएगा, चूहा। ठीक है, यहाँ पर आपका एक जो है ऑप्शन और भी रहता है, गिलहरी। तो आप मारिएगा सी ऑप्शन, चूहा। क्लियर। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। यानी कि भोजन को हम कितने तरीके से पका सकते हैं, भोजन को हम कितने तरीके से पका सकते हैं, यहाँ पर आपका प्रश्न बनता है। तो पहला ए ऑप्शन तल कर, भिगो कर, भून कर। बी ऑप्शन है सेक कर, तल कर या फिर भून कर। सी ऑप्शन है सेक कर, उबाल कर और बेल कर। डी ऑप्शन है उबाल कर, गूँथ कर, ठीक है, और भून कर। तो भोजन को हम कितने तरीके से पका सकते हैं, तो तरीका यहाँ पर दिए गए। एक ऑप्शन एक यहाँ पर और आएगा, यहाँ पर आएगा आपका उबाल कर। ठीक है, जैसे यहाँ पर उबाल कर। नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर है तो देख लीजिएगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल के लिए कि जैसे हमने रोटी को बेला, अगर रोटी को बेल लिया, ठीक है, अगर हमें रोटी को पकाना हुआ तो क्या करेंगे हम, क्या हम उसको भिगोएंगे, क्या भिगो कर हमारी रोटी पक जाएगी, नहीं तो हम इसको ऑप्शन को काट देते हैं। ठीक है, काट देते हैं। तो हमारी रोटी क्या अगर उबाल देंगे तो पक जाएगी, बताइए, उबाल देंगे तो पक जाएगी, बिल्कुल पक जाएगी। लेकिन अगर उसी रोटी को बेलकर हम छोड़ देंगे तो क्या वो पक जाएगी, नहीं पकेगी। इसलिए हम सी ऑप्शन को काट देते हैं। क्लियर। अगर हम रोटी को उबालते हैं तो हमारी रोटी पक जाती है, अगर हम भूनते हैं तब भी हमारी पक जाती है। लेकिन अगर हम रोटी को आटे को गूँथ कर छोड़ दें तो क्या हमारी रोटी बन जाएगी, नहीं बनेगी। इसलिए हम डी ऑप्शन को भी काट देते हैं। ठीक है, हमारा कौन सा ऑप्शन बचता है, तो बी ऑप्शन। अगर हम रोटी को सेक कर खाते हैं तो रोटी हमारी स्वादिष्ट लगती है, अगर हम रोटी को तल लेते हैं तो हमारी पूरियां बन जाती है, जो कि बहुत स्वादिष्ट लगती है। अगर हम रोटी को भून लें किसी तरीके से, चाहे उसको छोटे छोटे टुकड़े में या फिर रोटी को, तब भी वो खाने योग्य हो जाएगी। अगर रोटी को उबाल ले तब भी हम उसको खा सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। किसी भी कोई भी चीज़ हो, अगर हम उसको सेक लेंगे, तल लेंगे, भून लेंगे, उबाल लेंगे तो वो परफेक्ट है, हमारे खाने योग्य बन जाता है। इसलिए भोजन को हम इन 4 तरीक़ों से पका सकते हैं। क्लियर। वो चाहे आपका आलू हो गया, अगर आलू को आप भिगो कर छोड़ दो तो क्या वो पक जाएगा, नहीं पकेगा। अगर आलू को आप बेल कर छोड़ दोगे तो क्या पक जाएगा, नहीं पकेगा। आलू को गूँथ कर छोड़ दोगे तो क्या वो पक जाएगा, नहीं पकेगा। इसलिए हमारा जो भोजन होता है इन 4 तरीक़ों में पकेगा, सेक कर, तल कर, भून कर, उबाल कर। क्लियर। आई होप कि आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 है यहाँ पर कि निम्नलिखित कथनों में सांपों के बारे में गलत कथन खोजें। ठीक है, सही आप हमेशा नोट करते हो, लेकिन जब भी आपके क्वेश्चन में गलत आ जाता है तो आप उसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा छोड़ देते हो, यानी कि भूल जाते हो। तो इसलिए जब गलत आता है तो आप ऐसे मान लीजिए कि निम्नलिखित कथनों में सांपों के बारे में गलत कथन खोजना है, निगेटिव चीज़ें देखना है। तो सांप के कान नहीं होते, बी ऑप्शन है, सॉरी बी नहीं है, ये है ना, दूसरा ऑप्शन है। सांप जमीन पर उत्पन्न कंपन को महसूस करता है। तीसरा है सांप के 4 खोखले दांत होते हैं। और चौथा है भारत में 6 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं।
और पांचवा है सांप है किसानों के दोस्त। ठीक है, अब आपको देखिए यहाँ पर कौन सा चाहिए, तो हमेशा हमारा यहाँ क्या चाहिए, हमको गलत वाला चाहिए। तो सबसे पहले आप सही वाला निकाल लीजिए, गलत वाला अपने आप मिल जाएगा। तो सांप के कान नहीं होते, जब सांप के कान नहीं होते तो भाई वो आवाज़ों को सुनता कैसे है, तो वो सुनता ही तो नहीं है, वो जो ज़मीन पर कंपन होता है उसको वो महसूस करता है। तो हमेशा आप याद रखिएगा कि सांप बच्चे नहीं देता, सांप अंडे देता, और जो प्राणी अंडे देते हैं उनके बाहरी कान नहीं होते। क्लियर, तो इसलिए सांप के कान नहीं होते, बिल्कुल सही है। सांप जमीन पर उत्पन्न कंपन को महसूस करता है, बिल्कुल सही है। सांप के 4 खोखले दांत होते हैं, भाई हमने तो 2 ही सुना था, इसलिए ये क्या है, गलत है। भारत में 6 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं, ये भी गलत है। कितने प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं भारत में, तो 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के, तो 4 याद रखिएगा। सांप है किसानों के दोस्त, तो ये भी सही है कि सांप किसानों के दोस्त हैं। क्लियर, तो यहाँ पर आपका गलत कौन सा है, तो तीसरा और चौथा किस में है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। जब यहाँ सांप आया है आपका, सांप भी किसानों के दोस्त होते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। यहाँ पर सही कथन चुनना है कि जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं। ठीक है, जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते वे अंडे देते हैं। जिन जानवरों के बाहरी कान शरीर पर बाल नहीं होते वे बच्चे देते हैं, और जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे अंडे देते हैं। और आपको चुनना क्या है, आपको चुनना है सही कथन। आपको चुनना क्या है, सही कथन। तो एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि आपको कोई भी प्राणी हो, वो चाहे जानवर हो या चाहे मनुष्य हो, अगर आपको बाहरी कान और शरीर पर बाल दिखते हैं, आप मनुष्य को फीमेल में ले लीजिए, अगर उनके शरीर पे बाल और बाहरी कान दिखते हैं तो समझ लीजिए वो क्या देते हैं, अगर बाहरी कान दिखे, ठीक है, बाहरी कान और शरीर पर बाल दिखे तो क्या देंगे, वो एक शिशु को जन्म देंगे, यानी कि बच्चे को जन्म देंगे। और बाहरी कान और शरीर पर बाल ना दिखें तो समझ लीजिए वो अंडे देंगे। क्लियर, आप गाय को देख लीजिए, भैंस को देख लीजिए, भेड़ बकरियों को देख लीजिए, फीमेल जो है मनुष्य को देख लीजिए। ठीक है, तो ये क्या देते हैं, आपको बाहरी कान दिखते हैं, शरीर पर बाल दिखते हैं ना, इसलिए क्या देते हैं, इसलिए एक शिशु को जन्म देते हैं, एक बच्चे को जन्म देते हैं। लेकिन आप चिड़ियों को देख लीजिए, चिड़ियों में चमगादड़ को छोड़कर आप चिड़ियों को देख लीजिए, कोई भी चिड़िया हो गई, वो चाहे कोयल हो गया या फिर गौरैया हो गई, कोई भी चिड़िया हो गई, उनके बाहरी कान दिखते हैं, नहीं दिखते हैं। सांप को देख लीजिए, उनके बाहरी कान दिखते हैं, नहीं दिखते। जब बाहरी कान ना दिखें और शरीर पर बाल ना दिखे तो समझ लीजिए वो क्या देंगे, तो वे देंगे अंडे। क्या देंगे, वे अंडे देंगे। तो इसलिए यहाँ पर पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन सही है कि जिन जानवरों के बाहरी कान और शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं, और जिन जानवरों के बाहरी कान और शरीर पर बाल नहीं होते वे अंडे देते हैं। ठीक है, बाहरी कान दिखें तो समझ लीजिए बच्चे देंगे, नहीं दिखे तो समझ लीजिए अंडे देंगे। क्लियर, और जिन जानवरों के बाहरी कान और शरीर पर बाल नहीं होते वो बच्चे देते हैं, ये गलत है। और जिन जानवरों के बाहरी कान और शरीर पर बाल होते हैं वे अंडे देते, भाई अंडे देते बच्चे, इसलिए यहाँ पर पहला और दूसरा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, केवल पहला और दूसरा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर, समझ गए। प्रश्न नंबर 5 है कि जिंगो और पोस्तो किस राज्य का व्यंजन है। जिंगो और पोस्तो जो होता है वो एक डिश है, किस राज्य की डिश है, बताइएगा किस राज्य की डिश है भाई। तो ये है पश्चिम बंगाल की, पश्चिम बंगाल की डिश है जिंगो और पोस्तो। ये तैयार किससे होती है, तो तैयार होती है आपकी तोरई, जानते हैं आप, तोरी जिसको बोल, तोरी चावल और उड़द के दाल से तैयार होती है जिंगो और पोस्तो। क्लियर। प्रश्न नंबर 6 है, अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकने वाला पक्षी कौन सा है। क्वेश्चन दूसरा भी बन सकता है कि अपनी गर्दन को 270 डिग्री तक घुमा सकने वाला पक्षी कौन सा है। तो किसकी तरफ आपका आंसर जाएगा, उल्लू। भाई उल्लू ही है महान पक्षी जो अपनी गर्दन को 270 डिग्री तक क्या कर सकता है, घुमा सकता है। और दूसरा प्रश्न बनता है कि अपनी गर्दन को झटके से
घुमाने वाला पक्षी कौन सा है, अपनी गर्दन को झटके से ले जाने वाला पक्षी कौन सा है, तो आपका हो जाएगा मैना। जब झटके की बात की जाए, जब झटके की बात की जाए, झटके से तो मैना घुमाता है, ठीक है, लेकिन जब 270 की बात की जाए कि अपनी गर्दन को पीछे तक कौन ले जाता है, तो आपका उल्लू हो जाएगा। क्लियर। अब प्रश्न नंबर 7 आएगा आपका। वीडियो कैसी लग रही है आपको दोस्तों? अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, ताकि और भी लोग इस वीडियो का लाभ ले सकें। यहाँ पर डेली क्लास होती है, लाइव क्लास होती है, डेली क्लास होती है ना। हाथियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यानी कि सत्य है। ठीक। हाथी बहुत आराम नहीं करते, वे केवल एक दिन में 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। ठीक है, एक दिन में कितने? 2 से 4 घंटे सोते हैं। एक वयस्क हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम से अधिक पत्तियां और टहनियों को खा सकता है। उन्हें कीचड़ और पानी से खेलना पसंद है। कीचड़ उनकी त्वचा को ठंडा रखता है और हाथी झुंड में सबसे बड़ी मादा हाथी सब कुछ तय करती है। हमें देखना क्या है, इसमें कौन सा सही है। ठीक, तो सही कौन सा है? देखो भाई, हाथी बहुत आराम नहीं करते हैं, वे केवल एक दिन में 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। एक दिन में कितने घंटे होते हैं भाई? तो 24 घंटे होते हैं। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? तो 24 घंटे होते हैं। और हाथी 2 से 4 घंटे ही सोता है, इसलिए यहाँ पर ए ऑप्शन सही है। ठीक है, याद कैसे करोगे? दिन में कितने घंटे होते हैं? एक दिन में 24 घंटे, और 24 घंटे में 2 से 4 घंटे ही हाथी सोता है, इसलिए यहाँ पर ए ऑप्शन सही है। एक वयस्क हाथी एक दिन में 200 केजी से अधिक पत्तियों और टहनियों को खा सकता है, तो आपका यहाँ पर बी ऑप्शन गलत है, क्योंकि एक जो वयस्क हाथी होता है और 100 केजी से ज़्यादा पत्तियां और टहनियाँ खा सकता है। अगर 200 है तो इसका मतलब गलत है, 100 से अधिक है तो समझ लीजिए सही है। ठीक, उन्हें कीचड़ और पानी से खेलना पसंद है। कीचड़ उनकी त्वचा को ठंडा करती है, बिल्कुल, क्योंकि बड़ा जानवर है। हाथी झुंड में सबसे बड़ी मादा हाथी सब कुछ तय करती है। तो यहाँ से आप याद रखिएगा, थोड़ा सा जो आपकी कन्फ्यूजन होती है वो होती है डी ऑप्शन की, हाथी झुंड में सबसे बड़ी मादा हाथी सब कुछ तय करती है। तो आप ये सोच लीजिए कि आपके घर में जो सब कुछ तय करता है वो आपका जो सबसे बड़े घर के जो सबसे बड़े बुजुर्ग होते हैं वो सब कुछ तय करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो हाथी झुंड में जो सबसे बड़ी मादा होती है वही सब कुछ तय करती है। तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन कौन सा जाएगा? तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, और ए किसमें है भाई? तो ए, डी और सी, यानी कि सी ऑप्शन सही होता है। क्लियर। 100 केजी से अधिक पत्तियाँ और टहनियाँ एक वयस्क हाथी खा सकता है। ठीक, अगर यहाँ पर 150 भी है तब भी आपका गलत है, 200 है तब भी समझ लीजिए गलत है। प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किसकी सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वह वायु से पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है? बताइए भाई, ऐसा कौन सा जानवर है? बाघ हो सकता है, गिद्ध हो सकता है, कुत्ता हो सकता है, फिर रेशम का कीड़ा हो सकता है। बताइए कौन सा क्या हो सकता है? कुछ लोगों का यहाँ आंसर जो है वो है कुत्ता, कुछ लोगों का आंसर आ कुत्ता, जबकि ये गलत है। यहाँ पर बाघ हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? बाघ हो जाएगा, कि बाघ की जो सुनने की शक्ति होती है इतनी तेज होती है कि अगर पत्ते भी हिल रहे हैं जंगल में तो तुरंत समझ जाता है कि कहाँ से हिल रहे हैं। क्लियर। इसलिए यहाँ पर ए ऑप्शन को लॉक कर दीजिए। प्रश्न नंबर 9 है कि किस प्रकार के पक्षी की चोंच मीट को काटने और खाने के काम आती है? अच्छा, मीट जो है कौन खाएगा भाई? जो मांसाहारी होगा, मांसाहारी पक्षी जो होगा, है ना। जब मांसाहारी पक्षी है तो मांसाहारी पक्षियों की चोंच आपने देखा है, चील, ठीक है, चील, गिद्ध और बाज, इन तीनों को आपने देखा है, बिल्कुल देखा होगा। तो चील, गिद्ध और बाजे क्या है? मांसाहारी हैं। अब तो ये विलुप्त हो चुके हैं। इनकी चोंच कैसी होती है? तो इनकी चोंच होती है ऐसी ही हुक जैसी और छोटी होती है, हुक जैसी होती है और छोटी होती है, छोटी और हुक जैसी चोंच होती है ना। तो यहाँ पर आंसर क्या जाएगा? सी ऑप्शन, कि जो पक्षी, जो जितने भी पक्षी मांसाहारी होंगे उनकी चोंच हमेशा हुक जैसी छोटी होगी और क्या होगी?
हुक जैसी, यानी कि छोटी होगी और हुक जैसी होगी। तो इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन लॉक हो जाए। और तिकोने आकार की चोंच किनकी होती है? तिकोने आकार की, ये भी क्वेश्चन आपका आता है। तो तिकोने आकार की जो चोंच होती है, आपने कभी शाकाहारी पक्षियों को देखा है? जैसे कि जिसमें तोता हो गया, तोता को आपने कभी देखा? जो फल खाते होंगे पक्षी, उनकी चोंच जो होती है वो ऐसे तिकोने आकार की चोंच होती है ना, तिकोने आकार की चोंच होती है। इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा कि जो पक्षी होते हैं जो मीट को काटने के काम आते हैं, उनकी चोंच कैसी होती है? तो उनकी चोंच हुक जैसी होती है, मुड़ी हुई। प्रश्न नंबर 10 है, एक पश्मीना शॉल कितने सामान्य स्वेटर जितना गर्म होता है और एक सादी पश्मीना शॉल बुनने में कितने घंटे लगते हैं? क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा कि एक पश्मीना शॉल कितने स्वेटर जितना गर्म होता है और एक पश्मीना शॉल को बुनने में कितने घंटे लगते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर हो जाएगा 10 घंटे, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा 10 स्वेटर और 200 घंटे, यहाँ पर 6 स्वेटर और 250 घंटे, 6 स्वेटर और 200 घंटे, यहाँ पर 10 स्वेटर और 250 घंटे। तो कितने हो जाएंगे भाई बताइए? सबसे पहले तो पश्मीना शॉल कहाँ बनाई जाती है? पश्मीना शॉल आपकी कहाँ बनाई जाती है भाई? कहाँ? तो लेह लद्दाख, लेह लद्दाख। लेह लद्दाख में कौन से लोग बनाते हैं? तो जो चांगपा जनजाति के लोग होते हैं वो इन स्वेटरों को बनाते हैं। ये स्वेटर जो होता है, जो पश्मीना शॉल है, ये किससे बनाई जाती है? आपका ऑप्शन रहेगा खरगोश के बाल, बकरी के बाल, भेड़ के बाल। तो आंसर क्या जाएगा आपका? बकरी का बाल, है ना, बकरी के बाल। बकरी के बाल से बनाई जाती है पश्मीना शॉल। बकरी के बाल से क्यों बनाई जाती है? क्योंकि जो अपना एक बाल होता है ना, बकरी का अपना जो 6 बाल होता है, सॉरी अपना समझ लीजिए जो एक बाल होता है वो बकरी का 6 बाल के बराबर होता है। ठीक है? क्योंकि बकरी का जो बाल होता है वो पतला होता है बहुत, है ना, पतला होता है, इसलिए हाथों से बुनाई की जाती है इसको। अब आपका प्रश्न बनता है कि एक पश्मीना शॉल कितने स्वेटर जितना गर्म होती है? तो 6 स्वेटर जितना गर्म होती है ना, 6 स्वेटर जितना गर्म होती है। और एक सादी पश्मीना शॉल बुनने में कितने घंटे लगते हैं? तो 250 यानी 250 घंटे लगते हैं। तो इसलिए यहाँ पर आंसर कौन सा जाएगा? तो बी ऑप्शन जाएगा कि एक पश्मीना शॉल 6 सामान्य स्वेटर जितना गर्म होता है और एक सादी पश्मीना शॉल बुनने में 250 घंटे लगते हैं। आप 6 स्वेटर दक्षिण भारत के लोग 6 स्वेटर को पहन लें और एक पश्मीना शॉल को ओढ़ लें, सर्दी खत्म। ठीक। प्रश्न नंबर 11 है, सांप किसी भी वाद्य यंत्र के प्रति अनुक्रिया कैसे करता है? तो बीन आपने देखा है, बीन जब बजती है तो सांप कहीं भी होता है तो वो आ जाता है। क्यों आ जाता है? वाद्य यंत्र की गति देखकर, या फिर वाद्य यंत्र की ध्वनि सुनकर, वाद्य यंत्र को सूंघकर, या फिर वाद्य यंत्र के कंपन से। तो अभी पहले आपने देखा होगा कि सांप को सुनाई नहीं देता, है ना, सांप को सुनाई नहीं देता वो क्योंकि उसके कान नहीं होते। वो जो कंपन होती है धरती पे, जो भी कंपन होती है उसके कारण वो आ जाता है। तो वाद्य यंत्र के कंपन से, इसलिए यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 है कि मिर्ची हमारे देश के प्रत्येक भाग में उपयोग होने वाला एक महत्वपूर्ण मसाला है। इस मसालों को व्यापारी हमारे देश में कहाँ से लाए? आपके भी माइंड में प्रश्न आया होगा कि जो मिर्ची हम खाते हैं, जो आलू खाते हैं, जो गोभी खाते हैं, ये सारी चीज़ें आई कहाँ से है? तो पिछली वीडियो हमने बनाया है, वहाँ पर आप जाइए और देख लीजिए। लिंक यहाँ पर हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे कि ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। कि जो कुछ हम खाते हो भाई आया कहाँ, कहीं ना कहीं से तो आके आया होगा ना, ऐसे तो टपक नहीं गया। तो इसलिए जो मिर्ची हम खाते हैं जिससे हमारे खाने में स्वाद आता है, अगर मिर्ची के बिना भोजन कैसे, तो वो हमारे देश में कहाँ से आया? जो व्यापारी हमारे देश में कहाँ से ले आए? तो दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, दक्षिणी अमेरिका से आया भाई मिर्ची हमारा। प्रश्न नंबर 13 है कि एक ऐसा पक्षी जिसका नर पक्षी सुंदर सुंदर घोंसले बुनता है, मादा पक्षी उन सभी घोंसलों को देखती है, उनमें वह उसे चुनती है जो उसे सबसे अच्छा लगता है और उसी में अंडे देती है। यह कौन सा पक्षी है? अब आपके माइंड में तुरंत आ गया होगा आंसर कि कौन सा पक्षी है। भाई आंसर करिए जल्दी से, वेट है।
ऐसा पक्षी जिसका नर पक्षी सुंदर सुंदर घोंसले बनाता है और जो उसकी मादा पक्षी होती है वो उन घोंसलों को देखती है, उनको जो सबसे अच्छा घोंसला लगता है उसी में वो अंडे देती है। वह पक्षी कौन सा है? तो बहुत सारे लोगों का आंसर यहाँ पर कि कोयल हो जाएगा, लेकिन ये गलत है। क्यों? क्योंकि कोयल जो है, कोयल का अपना कोई घोंसला नहीं होता, ना तो कोई घोंसले को देखती है, वो कौवे के घोंसले में अंडे देती है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा बीबर पक्षी। बीबर पक्षी का जो नर पक्षी होता है वो घोंसले बनाता है और जो मादा पक्षी होता है उन घोंसलों को देखती है, जो सुंदर लगता है उसी में वो अंडे देती है। क्लियर? अब प्रश्न नंबर 14 है कि सांपों के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। सांपों के बारे में सही कथन का चयन करें। कौन सा कथन इसमें सही है? हमारे देश में केवल 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। बिल्कुल सही। कोबरा सांपों के एक जहरीली किस्म है। बिल्कुल सही। एक जहरीले सांप के 4 खोखले दांत होते हैं। ये तो भाई गलत है, क्योंकि 2 ही होते हैं। सर्पदंश की दवा सांप के जहर से बनाई जाती है। ये भी सही है, जिसके माध्यम से जहर सांप के काटने पर किसी भी शरीर में प्रवेश करता है। तो एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि जो सांप की दवा होती है, जो सांप काट लेता है तो आप जो जाते हो दवा लेने, वो जो दवा होती है वो सांप के जहर से ही बनाई जाती है। हमेशा याद रखिएगा। तो इसलिए यहाँ पर गलत सिर्फ आपका तीसरा ऑप्शन है, बाकी ए, बी और डी सही है। किसमें भाई? तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ए, बी और डी। क्लियर? प्रश्न नंबर 15, तू धरती पे चाहे जहाँ भी रहे मैं तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूँगा का संदर्भ जो है एक किससे है? ये गाना भाई किसके लिए बना है? यहाँ पर एक किसके संदर्भ में है? शेर के, बाघ के, रेशम का कीड़ा के या फिर तेंदुआ के? तो इन दोनों को तो आप काट ही दीजिए, है ना। यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, रेशम का कीड़ा। जो रेशम का कीड़ा होता है ना, वो अपनी मादा को उसकी गंध से ही, खुशबू से ही पहचान लेता है। इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे डेली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। दिस इज साधना त्यागी एक्सपर्ट क्लासेस। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर आप ज़रूर बताइएगा कि आपने यहाँ पर 15 में कितना सही किया। तो चलिए